इन्होंने आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। निकाले 5 टाइप के होते, 5 में क्या क्या। अब लोटस वाली एक क्वेश्चन है उसमें, तो वो क्वेश्चन जब भी आएगा तो वो इसी का होगा, मुझे और दिमाग नहीं लगाना है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके सारे सही हो सकते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग वगैरह लिमिटेड है, वेरिएबल्स लिमिटेड है। जो पूछे गए हैं पहले मैंने इसको एनालिसिस किया, उसके बाद मुझे समझ आएगा तो मुझे पढ़ना क्या है। 2 क्वेश्चन भी कैसे गलत हो गए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। ये तो क्वेश्चन मैं करके गया था, पीवाईक्यू से है, वो भी पीवाईक्यू से। जिसका कि डी अंडर बेस्ड 16 है ना, वो नहीं समझ आया, वरना वो भी नहीं। हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। आज मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस में AIR ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जिन्होंने दिसंबर 2025 में अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है इन पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट। हेलो, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है पेपर 1 और पेपर 2 इंडिविजुअली, आपने कितना स्कोर किया, एंड आल्सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस। माय नेम इज मोहम्मद अब्राहिम और आई कम फ्रॉम झारखंड। ओके। और मेरी हायर जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, कोई बहुत अच्छी खासी वो जैसे होती है ना फैंसी इंस्टीट्यूशंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी या ऐसी नहीं है, बहुत हम्बल बैकग्राउंड रही है। और मैंने 274 मार्क्स ओवरऑल 300 में स्कोर किया है। ठीक है। पेपर 1 काफी ज्यादा स्ट्राइकिंगली डिफरेंट हो गया, क्योंकि इन्होंने आउट ऑफ 50 48 क्वेश्चंस करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो 48 आउट ऑफ 50, 2 क्वेश्चन कौन से गलत रह गए? 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरे हायर एजुकेशन के जो कमीशन का सीक्वेंस था वो गलत हो गया था, और जो कि होना नहीं चाहिए था, बट फिर भी ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। और एक क्वेश्चन मेरा था ICT में L बेस M वाला जो था, जिसपे लास्ट ऑप्शन जो थी D, वो मुझे याद नहीं आ रहा था D अंडर बेस 16 का क्या होता है। उस समय मैं भूल गया था वो। इस पूरे पेपर को सॉल्व करने में व्हाइल यू वर गिविंग द एग्जामिनेशन, आपको प्रॉपर पूरे 3 घंटे लग गए थे, या मतलब आपने टाइम कैसे मैनेज किया? इतना अच्छा स्कोर करना है, 274 आउट ऑफ 300, आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सब सही भी हुआ है, तो आपने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन अपना पेपर 1 और पेपर 2 का टाइम कैसे मैनेज किया था? इस पे ऐसा है मैम कि पेपर 1 जो है मेरी हमेशा से स्ट्रैटेजी रही थी कि पेपर 1 में मुझे 45 टारगेट करना है। विदाउट 45 आई बिलीव कि सेकंड पेपर क्या होता है कि वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, लेकिन पेपर 1 में कोई भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी अभी तक नहीं देखी गई। आप PYQ उठा के देखेंगे तो सेम पैटर्न में पूछ रहे हैं, और PYQ इज लाइक अ गाइड बुक और बाइबल, जो भी आप कह लो वो होती है। तो पेपर 1 की थी कि मैंने सारे PYQ जितने हो सकते थे अभी तक, जितने भी अवेलेबल थे, जितने सब्जेक्ट्स के हो सकते थे, मेरे सब्जेक्ट के अलावा और सब्जेक्ट्स के हो सकते थे। हालांकि मुझे पॉलिटिकल साइंस के जो पेपर 1 थे, मैंने सबसे पहले उसको ट्राई किया। मैंने जितने भी पॉलिटिकल साइंस के हो सकते थे प्रीवियस ईयर के। आपने कितने साल तक के प्रीवियस ईयर देखे थे? मैंने तो, मुझे लगता है नहीं भी तो UGC की वेबसाइट में जितने अवेलेबल है पहली वाली, और एक ओल्ड वेबसाइट भी है UGC, NTA की है वो, NTA की है, उस पे। और उसके बाद मैंने वेरियस अदर सोर्सेज से जहाँ पे टेस्ट अवेलेबल हो सकते हैं वहां से किए थे कलेक्ट। पहले मैंने PYQ कंप्लीट कर लिया जितने हो सकते थे, कई बार उनको लगा लिया, ठीक है, वो रट गए मुझे पूरे अच्छे से। उसके बाद मैंने कुछ ऐसे ऐप्स है जहाँ पे आप अपने से सेलेक्ट कर सकते हो। तो वहां पे मैं जाके जो टॉपिक मुझे लगता था कि इस पे मेरा नहीं हो रहा है, जैसे इंडियन लॉजिकल रीजनिंग जो है, उस पे बच्चे मार, इंडियन लॉजिक, हाँ, और मेरा मानना है कि उस पे रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। तो मैंने उसके इतने लगाए वो सिलेक्ट कर करके कॉम्बिनेशन को करके मैं उसी के क्वेश्चन लगाता था, फिर फुल टेस्ट देता था। तो ऐसे मैंने ये किया था। तो मतलब पेपर 1 में मॉक टेस्ट और पेपर 1 के अंदर PYQs को आपने अपना बिल्कुल वेपन बनाया, और उसके थ्रू आप 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए थे। कोई ऐसी यूनिट जो आपको लगी हो कि ज्यादा चैलेंजिंग है जब व्हाइल यू वर प्रिपेयरिंग, और अगर किसी बच्चे को, मतलब आगे जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि यू हैव बिकम अ रोल मॉडल अभी, तो अगर कोई बच्चा आगे आपको सुन रहा है और वो अगर आगे प्रिपेयर करना चाहता है, पेपर 1 में ऐसे ही स्कोर करना चाहता है, जैसे 45 प्लस उसको स्कोर करना है, 90 मार्क्स लेकर के आने हैं, तो कौन से ऐसी यूनिट्स हैं या कौन से ऐसी चीजें हैं जिस पर ज्यादा फोकस करें, कैसे PYQs को आपने जैसे यूटिलाइज किया, तो आपने एनालाइज किया, आपने अलग अलग जगह प्रैक्टिस किए क्वेश्चंस को, तो ये चीज जो बिटवीन यूनिट्स है वो हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि हर यूनिट हमारी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम 45 प्लस मतलब टारगेट कर सकते हैं? हाँ जी। चैलेंजिंग, आपने सबसे पहले चैलेंजिंग की बात बोली, तो मुझे लगता है हायर एजुकेशन मुझे चैलेंजिंग लगा था, बिकॉज वो स्वयं बुक ये सब जो है पूछे जा रहे थे, लेकिन इस बार नहीं पूछे गए। अच्छा। तो वो बेनिफिट कर गया, क्योंकि उसपे क्या होता है, NEP एजुकेशन पॉलिसी जो है, उससे कुछ भी आप उठा के पूछ लोगे तो सब पढ़ना, फैक्ट बेस्ड चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। हाँ। इस पे क्या था, आप एलिमिनेशन यूज कर सकते थे, थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले थे, तो ये बेनिफिट कर गया। तो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी जो है ये हमेशा रहेगी, इसलिए मैंने 50-50 नहीं बोला, क्योंकि मेरा मानना है कि 43 क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आप बता रहे हो कि कैसे 45 टारगेट कर सकते हैं, तो मेरे लिए 6 यूनिट जो है
मैं मानता हूँ कि हर एक बच्चे को इतनी कमांड होनी चाहिए कि उसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये अगर आप करोगे तभी आपके 45 टारगेट हो सकते हैं। तो डीआई होता है, डीआई इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। डीआई में आपको कुछ पैटर्न नहीं फॉलो करने हैं, उस पर आपको मास्टरी करनी है रोज रोज, वो आपका हो जाएगा। बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, वो आपके आपके अंदर होता है उसको करने की कैपेसिटी। कोई बुक नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना, बस आप सर के साथ प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ी बहुत नई नई ट्रिक्स सीखो। और मैं बता रहा हूँ, मुझे इतनी मैथ की ट्रिक्स भी नहीं आती है। जैसे मैं वीडियोस देखता था तो उसमें वो देखते ही आंसर बता देते थे, कभी होता है ना किसके अंदर, फिर मैं पूरा सॉल्व करता हूँ। बहुत सिंपल। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनका टाइम इसी वजह से जाता है डीआई में। हाँ ये जाता है, लेकिन आपको एक्यूरेट रहना है उसमें, कि सॉल्व करने के चक्कर में मिस्टेक नहीं करनी है। तो टीआई में आपके 5 बन जाएंगे। दूसरी आपकी है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हालांकि एक मिस्टेक हो सकती है कम्युनिकेशन में, क्योंकि कम्युनिकेशन में जब ये मूवीज के क्वेश्चन पूछते हैं तो वो नहीं कोई इस बार नहीं आया ना, इस बार इसलिए। नहीं आया। तो ये हो गया कम्युनिकेशन में। इस बार आप आराम से कर सकते थे, इंटरपर्सनल वाले को पूछ सकते हैं, जो कि एक नॉर्मल भी, जिसको थोड़ी सी भी सराउंडिंग अवेयरनेस भी होती है। मैंने खुद भी बोला कि कम्युनिकेशन इतना सिंपल प्यारा छोटू मोटू सा यूनिट है कि उसको तो बिल्कुल मत छोड़ो। ओके, सो हो गए 2 हो गए। तीसरी मैथ्स है। अब मैथ्स में क्या होता है, आप देखोगे एक सीरीज होती है, नंबर सीरीज, एक आपके अल्फाबेटिकल होते हैं, रीजनिंग टाइप की। और हर साल मैंने नोटिस किया है, एक तो परसेंटेज के क्वेश्चन होते ही होते हैं, कभी 2 भी होते हैं, और नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये 2 ऐसे बनाते हैं कि जिसमें एवरेज सारे मिला के मिक्स देते। और अगर आप नंबर सीरीज देखोगे तो नंबर सीरीज पे बहुत पैटर्न नहीं है, कुछ ही पैटर्न फॉलो होते हैं नंबर सीरीज में भी। वो आप अगर सबको कर लोगे तो आपको याद रहेगा। नंबर सीरीज में क्या होता है, आपको पकड़ना होता है कि चेंज कैसे हो रहा है। ट्रू। और उसको अगर आप 25-30 पैटर्न पकड़ लोगे, वो तो रह जाएगा, आपको याद तो रखनी नहीं है, एक बार पैटर्न जानना है। तो नंबर सीरीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। वेरी नाइस। हाँ, अल्फाबेटिकल जो रीजनिंग है उसमें भी यही पैटर्न है, वो कुछ नया तो ला नहीं सकते ना, एक वो इसी में चेंज करेंगे, तो वो आपकी हो जानी चाहिए। और इसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है। जो सबसे पहले मैं आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स बता रहा हूँ। और परसेंटेज अब आप बोल सकते हो कि हाँ एसएससी की एग्जाम है नहीं, और कोई एग्जाम है नहीं, इसमें क्या है, रिपीट करते हैं, कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है, बहुत ईजी है। और एक चीज है कि इन्होंने परसेंटेज पे भी मैंने नोटिस किया था, वो जुड़ने वाला परसेंटेज ये करते हैं। तो एक हैंड से दूसरे हैंड पे गया, वो यूज कर रहे हैं, तो मैंने उसको कर लिया था। अच्छा, ओके, तो वो हो गया। उसके बाद थोड़ी सी एवरेज की आप क्लास कर लो, थोड़ी सी कर लो। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग भी आ जाते हैं। हाँ, इस पर थोड़ा लक फैक्टर भी काम करता है वैसे। हाँ, तो मैं मानता हूँ कि अब अगर आपके जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसमें 4 गया है, कौन कौन से सही है बताना है, उसमें एक तो परसेंटेज का होगा, आप परसेंटेज का निकाल के आंसर कर सकते हो। और यूजीसी का क्या होता है कि एक भी अगर मैच कर रहा है तो आप उसको कर सकते हो एलिमिनेट। ये पेपर 1 में अभी भी है। तो इससे आपके 5 मैथ के बन सकते हैं, आराम से बन सकते हैं। 3 हो गया। चौथी लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग इसलिए है कि इसमें भी बहुत कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप मेरा देखोगे लॉजिकल रीजनिंग का, तो मेरे एक A4 शीट में वेस्टर्न का पूरा मैंने कर लिया था, और एक A4 में पूरा इंडियन का कर लिया था मैंने शीट में आगे पीछे। अब वेस्टर्न में आपके 2 ही क्वेश्चन आते हैं, हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं आपके ऑल पेंस, वो बता लॉजिकल इक्विवेलेंट। लॉजिकल इक्विवेलेंट है कौन से इसमें से, और एक आपके रहते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। वेस्टर्न स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन यही रहना है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पहला क्वेश्चन होगा, और दूसरा आपके लॉजिकल सॉरी वो होगा अभी क्या, ऑल सम नो वाला, ऑल सम नो वाला आपका। और तीसरा एक फॉलिसी होगी। ठीक है, 3 हो गए। और एक आपकी होगी एक्सटेंशन इंटेंशन, हर साल ही पैटर्न फॉलो होगा। एक एक्सटेंशन इंटेंशन बहुत इजी आप कवर कर सकते हो। एक्सटेंशन इंटेंशन तो कई बार पिछले बार वो डेयरी प्रोडक्ट वाला था, तो थोड़ा सा एटम वाला था, कि बहुत लोगों को हो सकता है क्वार्क का नहीं पता हो, जो भी बैकग्राउंड से नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। 3 चीजें तो पता होगी, प्रोटॉन पता होगा, तो ये हो गया। और चौथा होगा आपका इंडियन लॉजिक से। अब इंडियन लॉजिक पे मुझे लगा था कि ये हेत्वाभास बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, जो सबको करता है। तो मैंने क्या किया, हेत्वाभास के मैंने सारे एग्जाम्पल रख लिए। अच्छा, मैंने निकाले 5 टाइप के होते, 5 में क्या क्या। अब लोटस वाली एक क्वेश्चन है उसमें, तो वो क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी का होगा, मुझे और दिमाग नहीं लगाना है। और इस बार बहुत इजी आ गया, मिडिल टर्म वाला आ गया, हेतु वाला कुछ नहीं आया तो हेतु आ गया। तो ये सारी चीजें हैं, आप उसको कर सकते हो। तो 4 हो गए आपके। एक आपकी हो गई टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में 3 क्वेश्चन आप हर साल बिना पढ़े कर सकते हो, ओनली विद कॉमन सेंस। जो जैसे क्वेश्चन था, मैं बता रहा हूँ, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड इस बार इस अटेम्प्ट देने से पहले नहीं पढ़ी थी। अच्छा, कभी नहीं देखा था। मैं उतना फोकस नहीं था इस टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके, इसलिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में वो जो पूछते हैं एडोलेसेंट के कैरेक्टर, और जो ऑप्शन वहां पे रहेगा, तो आप बता सकते हो बच्चों के कैरेक्टर, टीनेजर के कैरेक्टर्स। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो 4 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि नॉलेज, इसलिए कि कभी कभी आपका कुछ बैकग्राउंड नॉलेज भी काम वहां पे करता है, प्रायर नॉलेज काफी काम करता है, और एलिमिनेशन भी। उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके सारे सही हो सकते हैं, इसलिए कि रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग वगैरह लिमिटेड है, वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स लिमिटेड है, जो पूछे गए हैं और वही रिपीट हो रहे हैं, कुछ और नहीं हो रहा। पीवाईक्यू को अगर आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, बार बार पढ़ लिया, तो मैं मानता हूं कि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऐसा है
सब कुछ कवर किया हुआ है पीवाईक्यू ने, हर एक चीज कवर किया, कुछ भी बाहर नहीं है पीवाईक्यू से। तो आपके हो गए 4-6 हो गए यूनिट। अब बचती है कम्युनिकेशन, तो हमने बात कर ली थी। लॉजिकल रीजनिंग के बाद आईसीटी आता है। आईसीटी में क्या है कि इस बार आईसीटी में थोड़ा मेरी हेल्प की। अब देखिए आईसीटी क्या है कि अगर आप गैजेट से थोड़े से रिलेटेड हो, आज के समय में हर एक इंसान है, तो आईसीटी में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कर सकते हो। जैसे इस बार वो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में था, तो अगर किसी को भी पता होगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस होता है। ये जैसे आप उसको सेलेक्ट करते हैं आपका आंसर आ गया था। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, बाकी कुछ चीज़ें मिलाने वाली होती है, जहाँ पे इधर आपके कुछ मैच द फॉलोइंग में होते हैं, तो उसमें भी आपके बन जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर आपने अच्छे से थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको, तो इसमें भी आपके 3-4 हो सकते हैं सही। ठीक है, तो मतलब पेपर वन को कितना टाइम हम दें, मतलब आपने कितना टाइम दिया था पेपर वन को कि आप इतना, मतलब आप जैसे बता रहे हो आपको बहुत थरो नॉलेज है एक एक चीज की, आप ये भी आप मतलब मुंह जबानी बता दे रहे हो कि ये आता है ऐसे, मतलब हमें भी भूल जाएगा भाई ऐसे। तो ये आपने कितना टाइम दिया पेपर वन को पढ़ने में? टाइम तो पहले मैंने थोड़ा दिया था। मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। जैसे आपको मैंने बताया कि पीवाईक्यू मैंने सारे पढ़े थे। तो जब आप पहले पेपर वन का पीवाईक्यू निकालोगे ना, खास करके पॉलिटिकल साइंस का, मैंने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस के ही पेपर उठाए थे। तो आप देखेंगे उसमें एक पैटर्न है। यूनिट 1 जो है, पहला 5 क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा डीआई का होगा। दूसरा 5 क्वेश्चन जो है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। तीसरा रिसर्च एप्टीट्यूड, चौथा आपका कम्युनिकेशन, पांचवा आपका मैथमेटिक्स, छठा लॉजिकल रीजनिंग, सातवां आईसीटी, आठवां इन्वायरमेंट, नौवां आपका जो होगा हायर एजुकेशन और 10वां पैसेज। तो जब आप ये पैटर्न फाइंड कर लेते हो, तो मैंने क्या किया, मैं मैथ्स पे गया सबसे पहले। डीआई का तो आपको पता है कि वही रिपीट होगा, तो डीआई मेरे हो गए थे। फिर मैं मैथ पे गया, मैंने मैथ पे हर साल का देखा, तो मुझे पैटर्न समझ आ गया। हर साल पहला क्वेश्चन सीरीज का होगा, दूसरा ये होगा, ऐसे मैंने की। तीसरा मैं लॉजिकल रीजनिंग पे गया। लॉजिकल रीजनिंग में देखा हर साल 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं। मैं पेपर पूरा एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये ट्रेंड, आपने यूनिट एनालिसिस किया है? हाँ पहले मैंने पीवाईक्यू का ये यूनिट देख लिया, अब मैंने सबको साथ रख लिया। अब मुझे बस ये देखना है कि वो पूछ क्या रहे हैं, मुझे फाइंड हो गया कि क्या आ रहा है। हर एक में मुझे समझ आ गया। उसके बाद मुझे समझ आया कि मैं इजीली हर बार बिना पढ़े भी 33 क्वेश्चन कर सकता हूँ, 34 बिना पढ़े, विदाउट नॉलेज। तो थोड़ा सा अगर मैं पुश करता हूँ, नॉलेज देता हूँ, तो हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये मेरा था, पहले मैंने इसको एनालिसिस किया, उसके बाद मुझे समझ आएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। मुझे लॉजिकल रीजनिंग में ये प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने लॉजिकल रीजनिंग के इंडियन लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ी सी मुझे लगी थी कि पढ़नी होगी, और मुझे लगता है कि इंडियन लॉजिकल रीजनिंग कहीं भी नहीं पढ़ाया जाता है, न्याय सिस्टम जो है, तो इसको हर बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा, और बच्चे डरते भी हैं इससे। तो मैंने इस पे फोकस किया, मेरे वो सही हो गया। पॉलिसी मुझे लगता है 1 घंटे का लेक्चर अगर आप ले लोगे या 30 मिनट का ले लोगे, सारे पॉलिसी कवर हो जाते हैं। ठीक है, वो हो गया आपके। और वेस्टर्न लॉजिक में आपके लॉजिकल इक्विवेलेंट को मैंने पढ़ा, और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को पढ़ा था। ठीक है, ये मेरा हो गया। ये मेरे ट्रेंड थे, तो इस ट्रेंड को फाइंड करने में मुझे टाइम लगा था। क्योंकि अगर आप सोचोगे 2 घंटे में मैं ट्रेंड फाइंड करूंगा, तो नहीं। मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैंने पेपर 1 को शुरुआत में स्टार्ट किया था, तो मैं पूरा दिन पेपर 1 को देता था। अच्छा, कि लिखने में टाइम लगता था, अरेंज करने में टाइम लगती थी, काफ़ी चीज़ें पैटर्न फाइंड करनी होती थी, तो वो छूट जाती है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी होता है। मुझे कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है बस में। तो ये मैंने फाइल की। उसके बाद जब ये फाइल हो गई, मुझे पता था, उसके बाद मैंने 8 घंटे में रोज पढ़ता था, एवरीडे। क्योंकि पेपर 2 के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ट्रैक रखना बहुत जरूरी है। मैं 2 घंटे देता था, और 2 घंटे मेरे होते थे पीवाईक्यू बनाना। अच्छा, ये पेपर वन के लिए? ये पेपर 1 के लिए क्या कि मैंने पैटर्न फाइंड कर लिया, और मैंने वीक एरियाज फाइंड कर लिए। अब मुझे उसी पे वर्क करना है, इसी पे वर्क करना जो मुझे नहीं आता है। ट्रू। और इस बार का पेपर मैं मानता हूँ रिलेटिवली इजी था। अच्छा, मतलब पेपर वन इजी था, पीवाईक्यू बेस्ड आया था वैसे? पूरा पीवाईक्यू बेस्ड था। मैं मानता हूँ कि पूरा रेपुटेशन था। और इन्वायरमेंट में मुझे बाकी बाहर की भी नॉलेज काम करती है। जैसे इन्वायरमेंट न्यूज़पेपर पे पढ़ रहे होते हैं, इन्वायरमेंट की बुक भी पढ़ी है। थोड़ा सा मेरा यूपीएससी बैकग्राउंड काम करके, उसमें भी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, हाँ वो प्रीलिम्स में आता ही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट में आता है। उसकी ट्रिनिटी में 3 काउंट करते हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड जियोग्राफी, इन्वायरमेंट। तो उसकी भी बैकग्राउंड नॉलेज काम करती है। जब आप इतने ऊपर लेवल में पढ़ रहे हो, तो यूजीसी में तो उतने लेवल का आता ही नहीं है, वो तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे पढ़ रहे हो एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो ये आपके बाहर के क्वेश्चन थे, ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी दिए, तो 40 तक मेरे। अच्छा, हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये 4th अटेम्प्ट था। और इससे पहले आप पेपर वन में कैसा स्कोर कर रहे थे? इससे पहले पेपर 1 में मेरे स्कोर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले बार तक मैंने टच नहीं किया था, इस बार मैंने अच्छे से थॉरली टच किया। तो मेरे पहले थे 40 रहे हैं। 40। उससे पहले जब मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तब भी मैंने पेपर 1 में 33 किया था। इसलिए मैंने बोला तभी आपने बोला सकते हो। 33 क्वेश्चन मैंने करेक्ट किए थे उस टाइम पे भी। और सेकंड अटेम्प्ट में मतलब सेकंड वाला भी मैंने ऐसे ही दिया था, तो उसमें भी मेरे 36 37 थे। अच्छा। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, क्वेश्चन पीवाईक्यू अच्छे से देखे थे, तो मेरे 40 तक गए थे। और इस बार तो भाई मैंने पढ़ा, इस बार तो भाई दो क्वेश्चन भी कैसे गलत हो गए, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हाँ, वो डी का वैसे मैंने आके चेक किया बहुत अच्छे से, मैंने डी का ये तो वैसे मैं करके गया था, पीवाईक्यू से है, वो भी पीवाईक्यू से। इस तरह की डी अंडर बेस्ड 16 जो है ना, वो
नहीं समझ आया, वरना वो भी नहीं होता। भाई मतलब इनकी बातों से यही समझ आ रहा है कि आपका बैकग्राउंड नॉलेज, आपकी प्रायर नॉलेज और आपका कुछ जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेपर 1 को क्वालिफाई करने में। पीवाईक्यू को एनालाइज करना, इन डेप्थ उस चीज़ को स्टडी करना, जैसे हमें बता रहे हैं हमारे स्टूडेंट, इन्होंने लिटरली जैसे आपने बताया ना सब कुछ, आई एम इन ऑ विद गॉड, व्हाट अ गुड एनालिसिस भाई। मतलब लिटरली हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं और हम तब ये सारी एनालिसिस कर पाते हैं। आपने भी काफी अटेम्प्ट्स दिए, उसके बाद आपको समझ में आया, बट वो एनलाइटमेंट हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो एनलाइटमेंट हुई है इनको, इसकी वजह से ही आज हमारे पास में 48 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करेक्ट करके बैठे हैं पॉलिटिकल साइंस में JRF टॉपर जी। जो बच्चे बिल्कुल नया शुरू कर रहे हैं, मतलब एकदम ही नए नए तरीके से शुरू कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा आपके लिए, उनको कैसे अपने पेपर 1 को अच्छा करना चाहिए? मतलब अपार्ट फ्रॉम पीवाईक्यू, चलो पीवाईक्यू एनालिसिस हो गया, मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, अगर मान लो उनको उतनी, जैसे आप तो यूपीएससी बैकग्राउंड भी आपका रहा है तो थोड़ा आपके लिए वो उतना इजी भी हो गया क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हो। अगर कोई मान लो ऐसे नॉर्मल बच्चा है, BSc MSc करके आया, BA MA करके आया, उसको अगर बिल्कुल 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 अगर नीचे से आना है और वो नॉलेज गेन करनी है, पीवाईक्यूज का रोल हमने समझ लिया, उसके अलावा मतलब क्या उसको और करना चाहिए, कहाँ पे उसको और ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो एटलीस्ट 48 तो नहीं लेकिन हाँ 40+ क्वेश्चंस कर पाए? ये तो मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन अगर उन बच्चों को ये करना है तो पहले आपको समझना होगा कि आपका कंपटीशन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ना कि आपका अपना अकेले दौड़ने वाला एग्जाम है। तो कोई स्कूल का एग्जाम है नहीं। तो आप सेलेक्ट तभी होंगे जब आप दूसरों को पीछे करेंगे जी। आपके जब कॉम्पिटिटर ये लेवल पे पहुंचे हुए हैं, जो 40 43 45 टारगेट कर रहे हैं, तो आपको भी तो 40 करना होगा। सही बात है। और अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से मैथ से डरते हैं तो विदाउट मैथ्स 40 पॉसिबल ही नहीं है। मैंने बताया कि DI लो हैंगिंग फ्रूट है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आपको नहीं आता है, अगर बेसिक से आपको स्टार्ट करनी, मैंने भी किया था। मैंने भी 20 तक के टेबल याद किए थे बैठ के। हाँ, मैंने भी याद किए थे। मैं 9 10 12 तक का टेबल मुझे आता था, उसके बाद मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो मैंने लास्ट में बैठ के रोज देखना शुरू किया, 13 का 14 का 15 का ऐसे टेबल देखने शुरू किए। उसके बाद मैंने स्क्वायर लिखा, 2 से लेके 40 तक का स्क्वायर लिखा, मैंने क्यूब लिखे। वो जो पहले करवाए जाते थे हाँ स्कूल लेवल पे जब मैंने किया, हाँ। तो मेरे मैथ हुए। मुझे परसेंटेज में, मैं आज भी परसेंटेज बहुत लोग निकालते हैं ना, तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ बहुत सिंपल, MB * पार्ट वैल्यू में लिखता हूँ, क्योंकि बार बार मैं भूल जाता हूँ ये चीजें। लास्ट के टाइम पे वो इतनी प्रैक्टिस करते करते होगी। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि अगर आप मैथ में वीक हो, क्योंकि लोग डरते हैं, जैसा आपको था, तो मैम आपको फीडबैक मिलता रहता होगा, तो आप बेसिक से थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करो। विदाउट, अगर आप नहीं करोगे तो नहीं होगा। हाँ, आपको थोड़ा अलग तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा कि फिर आप एक्सीलेंट मार्क करो अपने पेपर 2 में, एक्सीलेंट मार्क्स करो, जो कि पॉसिबल नहीं है, बहुत फैक्ट बेस्ड चीज बना रही हैं। चेंजेस आ रहा है। पेपर 1 में चेंज नहीं है, तो पेपर 1 में आपको करना पड़ेगा, हाई मार्क्स लाना है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जैसे मैंने आपको बताया एक चीज, आप भी ऐसे पैटर्न बनाओ और आप देखो कि आप क्या कर सकते हो और आपका कौन सा वीक एरिया है। और मैंने आपको एक चीज बता दी कि कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो, तो आप उस पर फोकस करके उस चीज को कोशिश करो करने की, तो फिर आपकी भी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी मेहनत किया, थोड़े भी एफर्ट लगाए, तो 43 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं अच्छे, विथ नॉलेज और विथ सम टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन। जैसे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन होता है एक, मैंने पेपर 2 में भी ये बोला था। असर्शन रीजनिंग मैंने देखा और मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि यहाँ पे 50-50 पे बात होगी, 25% चांसेस नहीं, 50-50 होगा। कैसे? 1 और 3 ही आंसर था असर्शन रीजनिंग का पेपर 1 में भी, और मेरे 10 क्वेश्चन पेपर 2 में भी आए थे, उसमें भी असर्शन रीजनिंग का आंसर 1 और 3 ही था। किसी का 6 क्वेश्चन के 3 थे और एक क्वेश्चन का 2 था, तो वो समझ में आ रहा था। वाला क्वेश्चन था, तो वो समझ में आ रहा था, न्यूज से था, तो वो पता चल रहा था या तो 1 या तो 3, और 3 ज्यादा ये डाल रहे हैं। इवन पेपर 1 में भी 3 था। तो आपको सेकंड क्वेश्चन पता करना है। जैसे असर्शन रीजनिंग आप अगर देखो इस बार आया, तो आप रीजन देखो। रीजन में एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट रहता है, जो कि हायर चांसेस होते हैं कि वो गलत होगा, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे ही आपने देखा, तो आपके सारे क्वेश्चन, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें रीजन इज इनकरेक्ट होता है, ये आपकी हो गया थोड़ी सी भाई। सो भाई मेरा तो ये मेरी काउंसलिंग सेशन होगी मुझे लग रहा है। तो मेरे अफसर से भी बहुत टेक्निक बनाए। Oh God, this was so fun, so enlightening to talk to you, and I'm sure कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये सेशन देख भी रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। क्योंकि आप हमेशा पूछते रहते हो मैम कैसे तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाए। दिस इज स्ट्रैटेजी फॉर यू, ही इज चलता फिरता स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइज। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और आप लाइफ में बहुत आगे जाओ। जो भी आप चाहते हो लाइफ में करना, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, यू डिजर्व इट ऑल, एंड बिल्कुल आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस ऑन टेक्स्ट बुक, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।